सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। आज फेसबुक पर एक पोस्ट देखी जिसमें 1950 और 2020 का कराची और सऊदी अरब दिखाया गया। दिलचस्प बात यह है कि तरक्की के इस दौर में 1950 का कराची और आज का सऊदी अरब एक सा है। 1950 का कराची दूर दूर से देखने के लिए लोग आया करते थे। अब के कराची में कराची वाले ही खुद यहाँ से वहाँ भागते हुए दिखाई देते हैं। आज माशाअल्लाह फिर बारिश हुई है और मजीद 2 दिन होगी। पिछली बारिशों का पानी साफ नहीं हुआ था, ईद कुर्बा की आलाइशें और गंद अभी तक सड़कों से साफ नहीं हुआ था कि फिर बारिश बरस गई। अब बताइए इसमें सूबाई और बल्दियाती हुकूमत का क्या कसूर? ज्यादा बारिश हो रही है तो ऑब्वियसली ज्यादा पानी आएगा। कश्मीरी मोहल्ले में जमा सीवरेज का पानी और कचरा अब तक ठिकाने नहीं लगाया जा सका। गंदगी और कचरे के बाइस कोरंगी नदी के बहाव में भी रुकावट पैदा होने का खदशा है। डिफेंस के पौश इलाके इस वक्त वेनिस बने हुए हैं। लोग एक से दूसरे कमरे में जाने के लिए कश्तियों का भी आज़ादाना इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब की मेहरबानी से NDMA पिछले 3 दिन से काम कर रहा है। शहर में मुख्तलिफ नालों की 35 से 75% सफाई हो गई है। शुक्र है अब तक शहर की हालत पिछली बारिश से मुख्तलिफ है, लेकिन बारिश भी 130 मिलीमीटर से ज़्यादा होने का इम्कान है। अल्लाह खैर करे। अब नाज़रीन, मैं ये सोच रही थी कि क्या ये काम 12 साल से मुसल्लत सिंध हुकूमत और 30 साल से कराची पर राज करने वाली MKM नहीं कर सकते थे? खैर, मेयर साहब का तो कोई इख्तियार ही नहीं है। जो हो रहा है और जैसा हो रहा है इस पर वज़ीर आज़म साहब का ही शुक्रिया। लेकिन एक बात तो तय है, बारिश ज़्यादा हो न हो के इलेक्ट्रिक पर कोई शक किया नहीं जा सकता। उनकी कारकर्दगी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बिजली जाएगी ये बात कोई बदल नहीं सकता, कब आएगी ये कोई बता नहीं सकता। फिर 300 फीडर्स ट्रिप कर गए हैं, कई इलाके तारीकियों में डूब गए हैं। डिफेंस क्लिफ्टन पर तो इस बार खास नजर करम है। पानी भी सबसे पहले वहीं भर रहा है, गटर भी सबसे पहले वहीं उबल रहे हैं, बिजली की गुमशुदगी का आगाज भी सबसे पहले वहीं से हो रहा है। अल्लाह कराची वालों की हालत इज़ार पर रहम करे। हुक्मरानों ने तो सिर्फ यहाँ सियासत करनी है। वैसे कल रात मैंने कोरंगी और नर्सरी की अहम सड़कें बनती हुई देखी, अकल हैरान रह गई नाज़रीन। आम रेडी वाले को भी ये मालूम है कि आज से बारिशें होनी थी, वो भी अपना ठेला बारिश से बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये कौन लोग हैं जो बारिश से ऐन एक दिन पहले सड़क की मरम्मत कर रहे हैं? यानी दिखा दो कि काम हो रहा है, काला सफेद जैसा चाहे मटेरियल लगा दो, अगले दिन बारिश से सड़क बह जाएगी। फिर से टेंडर पास करवाएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ खिलाएंगे और कराची वालों को फिर से दबा के चूना लगाएंगे। इस हाल को पहुंचा दिया है शहर को। अब तो कुछ खुदा का खौफ कर लें। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं नाज़रीन, बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। एक तरफ तो बारिश है और दूसरी तरफ बिजली है कि जिसने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला किया हुआ है। कराची में ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा बिजली जाती है, मगर के इलेक्ट्रिक को भाई कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि जनाब की कराची में बादशाहत जो है, जब तक मद्दे मुकाबिल कोई नहीं होगा ये सही होने वाले नहीं है। वजीर आजम पाकिस्तान ने कराची की मदद के लिए NDMA को भेजा था, लेकिन क्या उनकी नाला सफाइयों से मौजूदा बारिशों में कोई फर्क पड़ा है? NDMA के मुताबिक अब जरा डिटेल सुनते जाइए कि गुज्जर नाले पर 80% काम हो गया, कोरंगी नाले पर 85%, मवाज गोट नाले पर 75% साफ हो चुका है ये नाला। तीनों बड़े नालों से 20,000 टन से ज्यादा कचरा निकाला गया है। अब दूसरी तरफ सिंध हुकूमत, इनका भी दावा है कि इन्होंने शहर के 35 नालों का बड़ा हिस्सा कचरे से साफ कर दिया है। लेकिन तमाम दावों के बावजूद आज भी बारिश बरसते ही गुज्जर नाले के अतराफ के घरों में पानी तो वैसे ही भर गया। गुलिस्तान जौहर में भी कई मकामात पर पानी घरों में दाखिल हो गया। आज की तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में मेरे मेहमान साथ मौजूद होंगे। रेहान हाशमी को आज दावत दी है, उनको खुशामदीद कहती हूँ। इसके साथ साथ हलीम आदिल शेख साहब भी साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि कराची की सूरत हाल। NDMA पिछले 3 दिन से काम कर रहा है, 35 से 75% या कहीं कहीं 80% नालों पर काम हुआ है और ये दावा किया जा रहा है कि इस बार सूरत हाल वैसे नहीं होगी। बहरहाल अब तक की जो सूरत हाल है वो तकरीबन जो 1 हफ्ता पहले बारिश हुई थी उससे ज़रा मुख्तलिफ है। रेहान हाशमी मेरे साथ मौजूद है। रेहान, आपको खुशामदीद कहूँगी। इस वक्त बारिश की सूरत हाल पिछले हफ्ते से तो मुख्तलिफ है, लेकिन ये मुख्तलिफ कब तक रहती है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। 130 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होनी है कराची में,
कितनी तैयारी है आप लोगों की? सिंध गवर्नमेंट, नासिर हुसैन शाह साहब तो कह रहे थे तैयारी हमारी ज़बरदस्त है, लेकिन शायद ऐसा ना हो कि कली खुल जाए बारिश और बरसे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत मौजरत के साथ वजीर बल्दियात ने जो बात कही है, देखिए हमें दावे तो नहीं करने ना, हमें तो रियलिटी को फेस करना है और रियलिटी बतानी है। आज फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से एनडीए में को इमरजेंसी लाइक सिचुएशन थी तभी तो बुलाया गया है, वरना कोई अच्छी सिचुएशन में तो डिजास्टर मैनेजमेंट को तो नहीं तलब किया जाता ना। और ये प्रेडिक्शन तमाम एक अरसे से चल रही थी। वर्ल्ड बैंक का क्लिक प्रोग्राम है जिसमें फंड की बात की गई है, जिसमें रिसोर्स देने की बात की गई है, वो रिसोर्सेज उस तरह क्यों नहीं लगे, ये बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन बहरहाल जो सूरत हाल है वो हमें रूट कॉज भी समझना चाहिए। लास्ट टाइम अभी के प्रोग्राम के तवज्जुह से मैंने 2-3 चीजें आगाह की थी कि देखिए, कराची की क्लाइमेट के लिहाज से जो बरसाती नाले हैं वो बरसात के पानी को कैरी करने के लिए बनाए गए हैं। वो बरसात के पानी के बजाय उसमें अब सेवरेज का पानी है, जो जड़ है हमें वो पकड़नी चाहिए। पहला इशू तो ये है कि जनाब आपके बरसाती नाले बरसात के पानी के लिए है ही नहीं, तो लामोहला कराची के एवरेज क्लाइमेट के लिहाज से अगर बारिश होती है तो वो एक एवरेज बारिश भी अर्बन फ्लडिंग जैसी कैफियत पैदा करेगा। और ये बारिश तो आप देखें, पड़ोसी मुल्क को इतने बड़े बड़े दावे करते थे वो, उनका शहर मुंबई उसका क्या हशर हुआ है, वो जो दावे करता था। और हम बीइंग अ कराचीआइट, हम तो ये चीजें कई दिहाइयों से फेस करते आ रहे हैं। दूसरी चीज ये कि आपके बरसाती नाले सेवरेज नाले बन चुके हैं और उसके अलावा वो कचरा नाला भी बन चुका है। अच्छा, ये कचरा और सीवरेज का नाला आप कह रहे हैं बनते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से जो इल्जाम लगाया जाता है वो भी पता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप लोगों के ऊपर ही लगाया जाता है। बोरियां डाल दी जाती हैं, बोतलें डाल दी जाती हैं, कचरा डाल दिया जाता है। इसके साथ साथ ये सवाल भी ऐड कर लीजिए, 6 अजला है कराची में, हर अजला का चेयरमैन मौजूद है बल्दियात का, लेकिन फिर भी सफाई के लिए, बारिश के इंतजाम को देखने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने इंचार्ज लगाए हैं तमाम इलाकों में, इन तमाम डीसीज में, केएमसीज में। पहली बात तो ये कि बीइंग अ पॉलिटिकल लोग कोई किसी सूरत में भी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अपने हलके में कोई भी नहीं चाहेगा कि लोग बदतन हो, मुतनफिर हो। खास तौर पर अर्बन पॉलिटिक्स तो ये है और कराची के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तो ये है कि आपके इलाके में रहने वाले नुमाइंदे को आपके इलाके के लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर वो वडेरा शाही थोड़ी है कि आपको छोड़ दिया जाएगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा। आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस इलाके से मुंतखब होते हैं, उन्हीं इलाके की चीजों को फेस भी तो करना पड़ता है। ये बिल्कुल है, बोरियां निकलती हैं, लेकिन उसके पीछे अनासिर को भी ट्रेस आउट करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से हमारी ही मशीनरीज, जो हायर की हुई मशीनरीज है, वो निकाल रही हैं। अब जहां तक आपने जो बात की, आपके सवाल में ही जवाब है। किधर है वो नुमाइंदगान जिनके हाथ में कराची की किस्मत की ड्राइविंग सीट है, कराची की किस्मत का फैसला करते हैं, मगर ग्राउंड पे नजर नहीं आते। ग्राउंड पे आज एनडीए में नजर आ रहा है, ग्राउंड पे आज यहाँ के जो जिनके पास बेख्तियार लोग लंगड़े लूले निजाम को, उस अपाहज निजाम को कंधे पे डालकर भीख मांगते फिर रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं। ये तो बदकिस्मती है। पूरे मास्टर प्लान की जरूरत है। कराची में मास्टर प्लान ही नहीं है। मास्टर प्लान इदारा है तो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है। सेवरेज का निजाम जो कि बरसाती नालों में डाला हुआ है, अपने पास रखा हुआ है। भाई, एक दफा डिसाइड करना पड़ेगा, और दिस माइट बी द टाइम के वंस इट हैज टू बी डिसाइडेड कि फेडरल गवर्नमेंट अगर इंटरवीन कर रही है, एनडीए में इंटरवीन कर रहा है, तो डिजास्टर लाइक सिचुएशन है, इमरजेंसी है, और इस इमरजेंसी को अगर बैड गवर्नेंस की वजह से संभाला नहीं जा पा रहा, किसी भी रीजन से, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो या कुछ भी हो, तो इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट को फैसला कुन मरहले में दाखिल होना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा। ठीक है। हलीम आदिल शेख साहब, आपको भी खुशामदीद कहूंगी। सर, कहाँ रेड करेंगे आप? ये जो दावे हो रहे हैं, एनडीएमए की तरफ से भी दावे कर दिए गए, 75 से 80% काम हो चुका। सिंध गवर्नमेंट दावा कर रही है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं बारिश के लिए, लेकिन आज की सूरत हाल मुख्तलिफ है, और मैं ऐसा इम्कान जाहिर कर सकती हूँ कि आगे मजीद भी 2 दिन बारिश होनी है, तो यकीनन सूरत हाल बदलेगी। एनडीएमए क्योंकि विफाक के हुक्म पर ये काम कर रहा है, कहाँ रेड कर रहे हैं इस वक्त कराची की परफॉर्मेंस को? ये बताइए कि एक हफ्ते में आप चाहती हैं कि एनडीएमए से वही रिजल्ट ले जो कि 12 साल में इन लोगों ने करना था। 12 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया होगा, उसके बाद ईद आ गया, सारा कुछ आ गया। तो बराए करम चीजों को क्लैरिटी रखनी चाहिए। एनडीएमए का जो मैंडेट है, 80% दावा खुद कर रहा है नालों की सफाई का। मैं कह रहा हूँ 3 नाले एनडीएमए के पास हैं। गुज्जर नाला और कुरंगी का एक नाला है, और ग्रीन लाइन, 3 नाले एनडीएमए के पास हैं। बाकी नाले चूंकि यहाँ वर्ल्ड बैंक के 1 अरब 20 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे, इन्होंने ठेके दे चुके थे, तो वो 3 नाले, गुज्जर नाले के जो चोक पॉइंट्स थे, मेन कोई 30 या 40 के आते, वो उन्होंने खोले हैं अभी। मतलब इतना नहीं होता ना कि जी जो काम उसको मिला है वो एनडीएमए ने स्टार्ट किया। और 12 दिन में क्या हो सकता है, कोई अलादीन का चिराग नहीं है। जितना हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह
ग्राउंड पे काम होता हुआ नजर आ रहा है। हम कुछ एनडीएमए अगर आया है तो पीडीएमए सिंध में मौजूद है। मैं कहता हूँ आप लोग क्यों नहीं पूछते सिंध गवर्नमेंट से कि वेयर इज पीडीएमए, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? उनके पास भी बहुत बड़े फंड्स मौजूद है। कोरोना में कहीं पीडीएमए नजर आया? कुछ और नजर आया? आज डिजास्टर्स में नजर आया? एनडीएमए होता है। और ये देखिए फिर भी हमने काम करना है। दूसरी बात, मैं आपकी एक बात भी आपने बात की थी रेहान भाई से, इन्होंने अपने कोऑर्डिनेटर्स लगा दिए हैं। तो किरण खान, ये इन्होंने लगाए हैं अपने कोऑर्डिनेटर्स, जैसे कोरोना में लगवाए थे कि फंड्स चूंकि डीसीज को जाते हैं, तो डीसीज तो बहुत सारे जगह अच्छे अफसर भी है, डीएमजी अफसरान या अच्छे अफसर, हमारे लोकल अफसरान भी अच्छे होते हैं। उसके ऊपर एक मिनिस्टर लगा दिया जाता है कि जो फंड जाता है वो उसके साथ जाता है। वो डिप्टी कमिश्नर को जो फंड जाता है उसके साथ एक नुमाइंदा भी जाता है, और वो उसके अंदर जाके फिर जो घपले शपले करने होते हैं वो करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, कोरोना में भी ऐसी लिस्ट जारी की गई थी, कोई एक बंदा विजिट करता हुआ नजर आया? ये तुम्हारा जिला है, तुम्हारा जिला, तुम्हारा जिला। आज भी मैंने देखा ये लोग भी देखिए अभी फंड मिलेंगे डीसीज को, इतने करोड़ इतने करोड़, उसके ऊपर बंदा जाएगा, वो कहेगा अच्छा जी 50% तो मुझे दो, मैंने कर दिया। इसलिए है जी। जी हलीम साहब, आपने अपनी बात के आगाज में मुझसे सवाल कर लिया कि आप चाहती हैं कि 3 दिन की परफॉर्मेंस जो है वो 12 साल से देखते हुए और फिर वो नतीजा मैं अखज़ कर रही हूँ क्या? तो सर एनडीएमए को बुलाए हंगामी हालात की बुनियाद पर जाता है ना सर। आज से ज्यादा बारिश कल और परसों होनी है, 130 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होनी है। तो सर क्या हम ये फिर तसल्ली रखें, खातिर जमा रखें कि जो पिछला हफ्ता गुजरा था जिस तरह की बारिश का, वही कराची का हाल होने वाला है, या मुंबई को देख लें फिर? मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूं कि अल्लाह खैर करे, इन दो जो कुछ चौक नाले खोले। और मैं बताता चलूं, जो कराची डूबता है सिर्फ वो बड़े नालों की वजह से नहीं डूबता है। जो लोकल जो गटर लाइनें बंद हैं, जो गटर चौक हैं, जो गली मोहल्ले के नाले चौक हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो जिम्मेदारी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी है, एनडीएमए एक लिमिटेड उसके साथ स्कोप के साथ यहाँ आया है, और अपने स्कोप के अंदर रहते हुए उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। इनके तो मशीनरी नजर नहीं आती, इनके तो सिर्फ नजर आते हैं एक तरफ 20 करोड़ वर्ल्ड बैंक के आ गए और खा गए, यहाँ से पैसे आ गए और खा गए। एनडीएमए ने जो करना था, मैं समझता हूँ सलाम शुक्रिया कप्तान कि उन्होंने इंटरवीन किया, उन्होंने एनडीएमए को भेजा। एनडीएमए ने या एफडब्ल्यूओ का कहा कि जी जहां जहां कर सकते। फिर मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा कि हम तो ठेके दे चुके हैं, 1 अरब को 38 नाले टोटल थे। उसके बाद जो सबसे चैलेंजिंग था, बता रहा हूँ, एक वो गुजर नाला, दूसरा कोरंगी नाला, तीसरा शारे फैसल की जो दोनों कलवर्ट्स है, वो दोनों नवाजकोट और शारे फैसल के साथ जो नाले जा रहे हैं, लाजमी बात है ये ग्राउंड पे काम होना है तो एनडीएमए मौजूद होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो बारिश होगी उसको एनडीएमए नहीं रोक सकता। अगर पानी कहीं आएगा एनडीएमए नहीं रोक सकता। ये तो 12 साल में जो कचरा इन्होंने नालों में भर दिया है, जो गटर लाइन इन्होंने भर दी है, जो आपकी बात सलीम साहब, कान उधर से पकड़ लिया जाए, ये बिलावल वाली बात ही हो गई है फिर कि ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। आप इंडोर्स कर रहे हैं इस बात पे, ये बात करके कि बारिश को कोई नहीं रोक सकता। रेहान, मुझे ये बताइएगा कि बराए करम मेरे उसको डाइवर्ट ना कीजिए। मैं कह रहा हूं कि एनडीएमए लिमिटेड स्कोप में वो अपना काम कर रहा है। उसने 4 नाले साफ करने हैं पूरे कराची में, ना उसका स्कोप है ना उसको दिया गया है। 35 नाले की जिम्मेदारी अभी भी सिंध हुकूमत के पास है। तो लाजिम बात है एनडीएमए का जो काम है, सारी कहीं कहीं हमारी जो बेहतरी है उसको आप लोग हमारे बांधे कि जी एनडीएमए आ गया, कराची डूब गया, एनडीएमए जिम्मेदार, इमरान खान जिम्मेदार। मैं बिल्कुल नहीं आने दूंगा इस तरफ, जिसका जो रोल है। इससे पहले मैं रेहान से सवाल करूं, मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या एनडीएमए तमाम 38 नालों की सफाई करना चाहता था, लेकिन सिंध हुकूमत ने 35 नाले अपने पास रखे और सिर्फ 3 नालों की जिम्मेदारी एनडीएमए को दी? ऐसा हुआ सर? वो देखिए, वो जो 3 नाले, सबसे बड़ा गुज्जर नाला है, शायद वो इसमें आधे ज्यादा के बराबर है। गुज्जर नाला द बिगेस्ट नाला ऑफ कराची। एनडीएमए तो सब कर सकता था, इन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास 1 करोड़ 20 करोड़ रुपए आ गए हैं, हम तो ठेके दे चुके हैं, तो ये हम कर रहे हैं। तो 3 जो है तीनों बड़ा इशू है। गुज्जर नाला के 20 नालों के बराबर है। एनडीएमए आज भी एक ऐसे गवर्नमेंट हम नहीं कर सकते, हम 38 के 38 नाले साफ करने को तैयार है। चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, अनलिमिटेड फंड्स मौजूद है, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है कि जी इतने पैसे नाले के लिए रख दिए। एनडीएमए को मैंडेट दिया, एफडब्ल्यूओ को दिया, उनका जितना पैसा चाहिए लो, और ये जो पिछली दफा लोग डूबे आइंदा नहीं डूबने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने हमें दिए हुए जी 1 करोड़ 20 करोड़ रुपए, वो हमने लगाने, हम लोग ठेके दे चुके हैं, हम ये उनके ठीक है। और हकीकी बात ये, हम चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट काम करे, लोकल गवर्नमेंट इसमें साथ काम करे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स काम करे, मिलकर इस मसले से हल करे। हमें तो अगर आज सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि वो जी हम नहीं कर सकते, हम करके देंगे। नो लिमिट फंड्स मौजूद है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कराची के लिए, हम हाजिर हैं। लेकिन गवर्नमेंट 18वीं तरमीम है, मर्जी तो इनकी है, वरना कहेंगे सिंध पे हमला हो गया, कराची पे कब्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया।
इनके बड़े मसाइल हैं। हाँ। अब सर ये सवाल ये कि फिर आपकी बात से सवाल, माफ कीजिएगा रेहान, मैं आपकी जानिब नहीं आ पा रही, मैं जरा हलीम साहब से ये बात कंप्लीट कर लूं। सर मेयर कराची बार बार इस चीज का शिकवा करते रहे, पिछले हफ्ते भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उस वक्त भी उनकी जानिब से यही कहा गया फंड्स नहीं है उनके पास। सर आपके इत्तेहादी भी हैं MQM, मेयर कराची वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट भी करते रहे, आप कह रहे लामहदूद फंड्स दिए गए, मेयर साहब को क्यों नहीं दिए गए, वो काम करवा लेते सर? बात यह है कि जी मैं बेशक हमारे इत्तेहादी हैं, लेकिन हक तो बात कहूंगा, कराची की तबाही में सिंध गवर्नमेंट मेजर जिम्मेदार है, लेकिन मैं बेल आउट नहीं दे सकता KMC को भी और दीगर लोकल गवर्नमेंट्स को, DMCs को भी, कि सब कुछ कहीं तो सॉलिड वेस्ट भी DMCs के पास था, KMC की जिम्मेदारियां थी। गो के 18वीं तरमीम के बाद को मेजर पैसा सिंध गवर्नमेंट ने मेयर कराची को नहीं दिया, KMC को नहीं दिया, वाटर बोर्ड अपने पास ले गए, SBC अपने पास ले गए, सॉलिड वेस्ट अपने पास ले गए। सॉलिड वेस्ट का चेयरमैन चीफ मिनिस्टर साहब खुद है, मेयर के हाथ बांध दिए गए। लेकिन अब ये फंड NDMA के एक्ट के तहत पैसे दिए गए हैं, इसके अलावा हम कोई पैसे देना चाहते हैं तो सिंध गवर्नमेंट कहती है, हम कहते हैं SIDCL कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी इन्होंने। अब NDMA के एक्ट के तहत हमने जब डिजास्टर्स कंडीशन बनी है तो प्राइम मिनिस्टर को घुसने के लिए एक रास्ता NDMA का मिला है। नहीं तो हम तो पहले भी आना चाह रहे थे, हम कराची में लगाए, कहते नहीं 18वीं तरमीम पैसा दे दो, माल खप्पे पैसा दे दो, हम खर्च करेंगे, उसके बाद अपने नुमाइंदे लगाएंगे, अपने जाली अकाउंट में डालेंगे, अल्लाह खैर से अल्लाह, अगले साल फिर ज्यादा बारिश आएगा, ज्यादा लोग, यानी मेयर कराची को नहीं दिए गए, इसके बावजूद भी इन तमाम सारे इल्जामात के बावजूद भी ट्रस्टवर्दी एटलीस्ट MQM से ज्यादा पीपल्स पार्टी है। रेहान हाशमी साहब, सर इसलिए मेयर कराची साहब के रिक्वेस्ट को नहीं माना गया है कि ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, एतमाद का अभी भी फुकदान है? देखिए ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है बुनियादी तौर पर, ये एतमाद की क्या बात है इसमें? अगर जिस इदारे की जिम्मेदारी है वो उसको जिम्मेदारी दें, अथॉरिटी दें, जो फंड एलोकेशन होनी चाहिए उस पर काउंटर चेकिंग करें, और उसके बाद आप उससे पूछें, आपने तो दिया ही नहीं। मुझे नहीं मालूम कि ये इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बदतरीन किस्म कहें कि आपने अपने सिर्फ सियासी हरीफ होने की वजह से, भले से वो मेयर किसी भी पार्टी का है, लोग तो अपनी आवाम का ख्याल रखते हैं, आपकी जिम्मेदारी तो पूरे सिंध की थी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। दूसरी जानिब जिस फंड के दावे करते हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक वो फंड भी जो नाला सफाई के हवाले से था पूरा नहीं दिया गया, अभी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आपने अपने अम्ब्रेला में जिन इदारों को लिया है उन इदारों से आप क्या काम ले रहे हैं, उन इदारों की वजह से होने वाली प्रॉब्लम जो आज जिसका शिकार है कराची वाले लोग। देखिए मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज में यही बताया कि इन बरसाती नालों के अंदर बदकिस्मती से सेवरेज का पानी चल रहा है। अब बरसात का पानी किधर जाएगा? आपने क्योंकि सेवरेज के मुतबादिल निजाम को बढ़ाया नहीं, आपने जो थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट था उसके तसल्सल को कायम नहीं रखने दिया। और ये बदकिस्मती है कि जब जब जमहूरी हुकूमतें आती हैं, देखिए मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं मजबूर हूँ इस बात पे क्योंकि रियलिटी है, जमहूरी हुकूमतें आती हैं रूट लेवल डेमोक्रेसी को एबॉलिश कर देती हैं। जब जब डिक्टेटर आता है, पाकिस्तान की तारीख में है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, वो रूट लेवल डेमोक्रेसी को एनहांस करता है, उसकी जो भी वजह कहें आप, और ये हिस्टोरिकल रीजंस हैं। उसमें क्या होता है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में देखिए डेवलपमेंट का काम वजीर थोड़ी कर रहा होता है या पार्लियामेंटेरियन थोड़ी कर रहे होते हैं, उसका काम तो लेजिस्लेशन का है। हमारे यहाँ सियासी मराद के चक्कर में लोगों को, पार्लियामेंटेरियंस को कुछ जगहों पे, काफी जगहों पे ये मराद के चक्कर में डेवलपमेंट का काम किया जाता है। ये मराद की आपने बात की, डेवलपमेंट की बात की रेहान, कल रात को मैंने एक मंजर देखा है, मुझे नहीं मालूम कि MNA की जानिब से करवाया गया, MPA की जानिब से करवाया गया, KMC या DMC की जानिब से करवाया गया। कोरंगी में देखा, नर्सरी में देखा, बारिश हो रही है, आज से बारिश का आगाज होना है। कल रात को सड़कों की मरम्मत शुरू हो गई। KMC और DMC के पास भी सड़कों को बनाने के इख्तियारात, कुछ स्पेसिफिक सड़कों को बनाने के इख्तियारात मौजूद हैं। अगर ये आपकी जानिब से भी हुआ या सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी हुआ, सूबाई हुकूमत की जानिब से हुआ या बल्दियाती हुकूमत की जानिब से हुआ, बारिश से एक दिन पहले सड़क बनाने की क्या तुक बनती है कि मालूम है अगले दिन बारिश होनी है, सड़क बह जानी है? लेकिन ये जहां पर भी हुआ है, ये मैं आपको बता रही हूँ, कोरंगी में हुआ, नर्सरी में हुआ, शारे फैसल में हुआ, इसका तुक नहीं बनता। उसकी वजह ये है, वहां पर तो मेरा ख्याल है कि आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि भाई आपने बारिश से एक दिन पहले जब प्रेडिक्शन थी तो आपने आवाम का पैसा जाया करने के लिए किया, चाहे किसी ने भी किया हो, ये तुक नहीं बनता है। और जहां तक देखें, फेडरल गवर्नमेंट को हमने 12 रिक्वेस्ट की और हमारी रिक्वेस्ट की बुनियाद पर कराची पैकेज का अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन कराची में उन्होंने कुछ डेवलपमेंट के हवाले से जो काम और अमूमी तौर पे सेवरेज के काम मुख्तलिफ जगहों पर काम करने का एक प्लान चुक आउट किया है और काफी जगहों पे काम शुरू भी किया है। ये काम फेडरल गवर्नमेंट का तो नहीं था,
ये PWD के जरिए करवाने का तो नहीं था, ये तो बुनियादी तौर पर सिंध हुकूमत का काम था। आपने 18वीं तरमीम को, उसकी रूह को फना कर दिया। 18वीं तरमीम तो डिसेंट्रलाइजेशन थी और डेवोल्यूशन ऑफ पावर थी। आपने वो अपने पास कंसंट्रेट कर ली। आर्टिकल 140A के मुनाफी बिल्कुल 2013 का कानून लेकर आ गए। ये अजब निजाम चल रहा है। देखें, ये मजीद मेरे ख्याल से चलना कराची के लोगों के साथ ठीक है। मुझे ये सेगमेंट क्लोज करना है। आप दोनों के लास्ट कमेंट लूंगी। हलीमा आदिल शेख साहब, मुख्तसरन ये बता दीजिएगा, बारिश तो हो रही है, पानी भर रहा है, शहर की हालत बुरी हो रही है, लेकिन के इलेक्ट्रिक भी उन्होंने अपनी मिसाल कायम की हुई है। फिर दोबारा बारिश बरसना शुरू हुई, 300-400 फीडर स्ट्रिप कर गए। अल्लाह जाने कब शहर में लाइट आनी है। क्या है, जब तक कोई मुतबादल नहीं होगा, क्या तब तक के इलेक्ट्रिक सुधरेगा नहीं? देखिए, ये तो क्लियर इलेक्ट्रिक है और इसको जो चार्जशीट दी गई है नेपरा की जानिब से, लगता है कि कोई ना कोई इनके बारे में फैसला करना पड़ेगा, सख्त फैसला करना पड़ेगा। इन्होंने सिर्फ माल बनाओ और फूट जाओ वो पॉलिसी बनाई हुई है कि आखिरी वक्त में जितना लूट सके, भागते चोर की लंगोटी वाला हिसाब वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं, असद उमर भी कह चुके हैं, सख्त फैसला करना पड़ेगा। कब होगा फिर वो सख्त फैसला? करेंगे। देखिए, करेंगे। एग्रीमेंट देखें 2009 में क्या किया था इन्होंने, कितना गंदा एग्रीमेंट किया पीपल्स पार्टी ने। देखिए, हाथ पैर बांध के आपको डाल दो, आपको शो करने भेज दे, कहे उसका भी नाम नहीं लेना, उसका भी नहीं लेना, उसका भी नहीं लेना, उसका भी नहीं लेना, करना गवर्नमेंट के खिलाफ बात करनी है, सिंध के खिलाफ आप कर लीजिए शो। मतलब ये पहले एग्रीमेंट्स में वहां फिक्स कर दिया गया है इन लोगों ने कि आज इनसे जान छुड़ाने के लिए कोई रास्ता तलाश है। और ये आपको पता है सॉवरेन गारंटीज होती है, सारा कुछ होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जाओ और एक पेन से खत्म कर दे, नहीं हो सकता। सख्त फैसला करना पड़ेगा, होगा सख्त फैसला। रेहान, कमेंट कीजिएगा। मेरी 10 बस्ता गुजारिश है उस अरबाब इख्तियार के उस सेगमेंट से जो कि तमाम चीज़ों को मॉनिटर करने की जिनकी जिम्मेदारी बनती है और मुनसिफाना तौर पर, गैर जानिबदाराना तौर पर लोगों की बही ख्वाही के लिए उनको अमल दरामद करना या डायरेक्शन या सिम्त का तयन करना या फैसिलिटेट करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है सबकी, जो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो फोकस ग्रुप हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या रियासत हो। यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं लोगों की जिंदगियों की, लोगों की वेलबींग की, पाकिस्तान की इकोनॉमिक हब की, जहाँ पर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सस्टेन रखने के लिए, कंटिन्यूएशन को बरकरार रखने के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। तो मेरी गुजारिश है कि अब शायद वो वक्त आ गया है कि आप डिसाइड करें। बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी साथ मौजूद थे। हलीमा आदिल शेख साहब, आपका शुक्रिया। ब्रेक का वक्त हो गया नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, नैब के हवाले से बात करेंगे। शेख रशीद साहब फिर आज गर्जे बसे, कुछ उन पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। आपको ईद से पहले शेख रशीद साहब ने कहा था कि कुर्बानी के बाद नैब टार्जन बनने जा रहा है, दोनों अतराफ से बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। लगता है नैब टार्जन बन गया है। नैब ने वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब को शराब के गैर कानूनी लाइसेंस जारी करने के इल्ज़ाम में 12 अगस्त को तलब कर लिया है। उस्मान बुज़दार साहब पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने डीजी एक्साइज के इख्तियारात को गैर कानूनी तौर पर खुद इस्तेमाल किया और लाहौर के एक निजी होटल को शराब का परमिट जारी किया। इस लाइसेंस के हुसूल के लिए 5 करोड़ रुपए की रिश्वत भी दी गई। दूसरी तरफ 11 अगस्त को मरियम नवाज को भी तलब किया गया है। ज़राए ऐसा बता रहे कि मरियम नवाज पर रायबंड में 200 एकड़ की सरकारी ज़मीन अलॉट करने का इल्ज़ाम है। अब इन हालात से तो लगता है कि काफ लीग की नाराज़गियाँ, इजलास, वज़ारत आला के उम्मीदवार की ख्वाहिश, सब कुछ बेवजह नहीं थी। उस्मान बुज़दार से हुकूमत में बैठे लोग खुश भी नहीं हैं। क्या PTI के दीगर रहनुमाओं की तरफ नैब में मुलजिम बनने के बाद वज़ीर आला भी मुस्ताफ़ी हो जाएंगे? फिर सवाल ये भी बनता है कि क्या नून लीग परवेज़ इलाही की हिमायत करेगी? हुकूमती हलकों में कशमकश है तो अपोजिशन भी किसी तौर पर मुत्तहिद नहीं है। नून लीग को पीपल्स पार्टी पर एतबार नहीं है, पीपल्स पार्टी को नून लीग की पॉलिसी मंजूर नहीं है और मौलाना साहब को इन दोनों पर अब कोई भरोसा नहीं है, जिसका अमली मुजाहिरा हमने सेनेट में देखा, जहां JUIF ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का मजीद साथ देने से इनकार किया और आज नून लीग और पीपल्स पार्टी ने म्यूचुअल असिस्टेंट तरमीमी बिल पर अपनी तरामीम वापस लेकर एक बार फिर हुकूमत का साथ दिया। तो कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ रहमान से माफ़ी मांगना पड़ी, जिस पर हुकूमती अरकान ने खूब मजाक बनाया है। एक बात कर चाहता था कि यहाँ पर मौलाना असद हमारे JUI के हेड तशरीफ फरमा हैं। मैं बगैर किसी लगी लिपटी के ये कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में
ये जो बिल्स के ऊपर जो डिबेट हुई, चाहे वो फैटफ के हैं या ये है, कुछ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हुई, कोताही हुई। मैं आपकी तरफ से उनसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ और उनके वालिद साहब का हमारे दिल में बहुत एहतराम है, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब का। इंशाअल्लाह आइंदा ऐसी बात कभी नहीं होगी इंशाअल्लाह। दे आर आवर फ्रेंड्स। मेहरबानी। क्या सियासी कश्मकश है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं असद खरन। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। असद, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक जुमला उस्मान बुज़दार को कोई नहीं हटा सकता, अब जबकि नैब ने उन्हें तलब कर लिया है, नैब के मुल्जिम बन जाने के बाद भी क्या वो वज़ीर आला रहेंगे? अब देखना ये है कि हाई मॉरल ग्राउंड भी है, इमरान खान साहब के लाडले भी हैं और वो सीख रहे हैं, 2 साल हो गए हैं। और अब पीटीआई की अगर क़यादत की बात की जाए, पीटीआई के जो अहम ओहदेदारान हैं उनकी बात की जाए, तो बाबर अवान साहब के ऊपर इंक्वायरी एक आई, आपके सामने उन्होंने रिज़ाइन किया, उसके बाद दोबारा जब क्लियर हो गए अदालत से, उसके बाद वापस आए। सीनियर मिनिस्टर अलीम खान थे, पीटीआई के बड़े करता धरता फाउंडर, पंजाब के सारे मामलात, ज्वाइनिंग उनके घर में हुई, सारी पीटीआई तश्कील वहाँ पे पाई, लेकिन जब वो पकड़े जाते हैं तो रिज़ाइन भी होता है, उसके बाद वो गिरफ़्तारी और सारा वो प्रोसेस हुआ और उसके बाद बेल का एक जो भी एक अदालती उनका रास्ता था उन्हें इख्तियार किया, और जब तक वो वापस नहीं आए वो इसी तरह और भी जो पीटीआई के लोगों के ऊपर इस तरह इल्ज़ामात आए। अब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का ये मामला जो है, बोल्ड न्यूज़ ने सबसे पहले हमने अपने प्रोग्राम में उठाया, तकरीबन अगर मैं गलत नहीं तो 1 साल तकरीबन हो गया जब ये मामला हुआ था, तो हमने उसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम किया था और उसमें ये बताया था कि मुबैना तौर पर किस तरह उनके एक अजीज़ हैं वो बीच में आए, किस तरह ये पॉलिसी ख़त्म हुई थी, 10 साल से कोई इस तरह लाइसेंस नहीं मिला, और रियासत मदीना के अंदर जो 5 स्टार होटल को जो कॉम्पिटेंसी जिस तरह आपने बताया डीजी की थी, वो उस्मान बुज़दार साहब वहाँ पे किस तरह आ गए, किस तरह उनके एक अहम ओहदे पे जो रिश्तेदार हैं साउथ पंजाब से जिनका तल्लक है, बड़े अहम ओहदे उनके पास रहे हैं, डीलिंग वीलिंग हुई सारी। मामला ये था इसमें बड़ा ज़बरदस्त, उस वक़्त से नैब के अंदर ये इंक्वायरी पड़ी थी, हमने प्रोग्राम किया और उसमें नैब की वो रिपोर्ट या एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग की वो सारे नोट्स और मिनट्स भी दिखाए, जिसमें उस वक़्त ये बताया गया था कि मिसयूज अथॉरिटी की है और इस तरह की इसमें चीज़ें हुई हैं। नैब ने 1 साल पहले लाइटर नोट सर फयाजुल हसन चौहान साहब ने अचानक से कोई दरखास्त नहीं दी आपके खिलाफ, आपने जब ये तमाम चीज़ों पर प्रोग्राम किया, क्योंकि आज भी जो लोग बात कर रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ, उनके लिए फयाजुल हसन चौहान साहब जा के शिकायतें कर रहे हैं। हाँ, उस वक़्त डॉक्टर शहबाज गिल साहब उनके तर्जमान हुआ करते थे, तो उन्होंने बड़े ट्वीट श्वीट किए, उनका ये बिल्कुल झूठ है, सब गलत है। मुझे ये बताएं कि शराब का लाइसेंस 10 साल से ज़्यादा 12-14 होटल थे, और ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो पॉलिसी ये थी कि जो 5 स्टार या 4 स्टार कम अज़ कम होटल होगा उसका ये लाइसेंस इशू किया जाएगा। हैरानकुन बात यह है कि अगर आप लाहौर एयरपोर्ट के सामने एक देखेंगे तो उस तरह एक ढांचा खड़ा था, अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ। 4 और 5 स्टार तो बाद में उसको लगने हैं, स्टेटस उसका बाद में बनना है। वो पंजाबी में मिसाल है, अब कराची वालों को या वो उर्दू स्पीकिंग को बाज़ दफ़ा समझ नहीं आती, आप उसको उर्दू भेजा कि मैं कर दूंगा। वो कहते हैं कि पिंड वसिया नहीं तो चक्के पहले आ गए यानी अभी गाँव या होटल बना ही नहीं और लुटेरे पहले आ गए। 4 और 5 स्टार तो बाद में पता लगना है। तो यानी इनको ख्वाब आ गया, तखय्यल या पता नहीं किस तरह कि हाँ ये तसव्वुर इन्होंने कर लिया कि ये होटल बनेगा और ये 5 स्टार ही होगा और बनेगा और 5 स्टार बन जाएगा, तो लिहाजा इसलिए इनको दे दें, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इनको यकीन था कभी इनका यकीन होगा। तो ये जिस तरह फाइल आती रही जाती रही। मामला ये है कि अब ये बहुत बड़ा इम्तहान है क़यादत का, लेकिन 2 चीज़ें होती हैं हमेशा। अब एक इसको कहेंगे जी बैलेंसिंग फैक्टर है, एहसन इकबाल साहब ने कहा जी ये तब्दीली का पेश खामा पंजाब के अंदर हो सकता है। मुझे ये बताएं, जब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उनके जब ख़ानदान के लोगों ने, उनके मर्द और ख़वातीन ने, उनकी अहलिया और उनकी बेटियों और बेटों ने जो गदर मचाए, और जरदारी साहब के नाक में जब दम हुआ कि जनाब मैंने क्या गलती कर दी है, कि मैंने तो समझा था कि चले पार्टी कारकुन है, स्पीकर जब थे तो उस वक्त उन्होंने वारदात डाली जब उनके सेक्रेटरी थे, और जितने लोग, मैं उसकी इंक्वायरी का विटनेस हूँ सारे मेरे सामने, कि जितने लोगों का उनके अकाउंट में पैसा आता था जो असम्बली के सेक्रेटरी, उतने पैसों के आर्डर के ऊपर साइन कर देते थे।
तो जब नैब ने बुलाया उनके सेक्रेटरी को कि भाई ये क्या तरीका है, ये मनी ट्रेल किधर से आ गई कि आर्डर उतने लोगों के होते थे, तो उसने कहा जी गिलानी साहब बैलेंस चेक करते थे, वो असेंबली के अंदर जो ब्रांच थी, और जितने लोगों के पैसे ऐड करता था तो उतने लोगों के आर्डर पे साइन करते थे। तो वो पहले तो गिलानी साहब ने कहा कि आप कह दें कि मैंने उधार लिया, तो उन्होंने कहा जी कैसा उधार चुकता हो रहा है कि जितने बंदों का जनाब वो भर्ती का ऑर्डर होता है उतने जनाब पैसे जा रहे हैं। अब गिलानी साहब, उसके बाद हमने देखा कि वो स्विस लेटर नहीं लिखा, जरदारी साहब ने कहा आपने नहीं लिखना, और उधर से वो चाहते थे कि अदालत के जरिए इनको ठप्पा लगे। जो ही ठप्पा लगा और उसके बाद राजे जो परवेज अशरफ साहब को बैंड बाजे के साथ आ गए और उन्होंने लेटर भी लिख मारा। मतलब वही जरदारी साहब, वही हुकूमत, ठीक है टाइम बाद अपना इशू, लेकिन वो चाहते थे कि कोर्ट के जरिए इनको फारग कराएं। अब या तो ये हो सकता है कि बुजदार साहब को ये साल पहले का जो मामला था, ये सारी रिकॉर्ड पे चीज़ें थी, नैब पुरसरार तौर पर खामोशी इख्तियार किए रखी। अब अचानक से नैब टार्जन जो बनने जा रहा है, जो शेख रशीद साहब की जो पेशगोइयाँ होती है ना, वो छोटी कुर्बानी बड़ी कुर्बानी, ये उन्होंने ईद उल फितर से पहले की बात इस तरह की थी। नैब टार्जन, वो नैब टार्जन तो नहीं बना। अब एक अगर नोटिस आ गया है, बहुत सारे मामलात के अंदर हवाओं का रुख चेयरमैन साहब ने भी कहा तब्दील होगा, वो खटक साहब का भी मामला, मालम जप्पा, BRT, आजम खान, बहुत सारे केस और हैं। ठीक है, जुल्फी बुखारी का भी आपको पता है आउटकम क्या हो गया। मतलब सिर्फ जो नैब की जो हवाओं का रुख है वो अपोजिशन की तरफ आया, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी मामला अब थोड़ा ठंडा है, नून लीग की तरफ से एक्टिविटी, लेकिन नहीं सारा कुछ मामला देखें। अच्छा, मेरा सवाल एक है, छोटा सा एक सवाल है पूरी कौम का, एक सवाल सिर्फ, आप भी सवाल ये है कि अरबों खरबों रुपए डाके, लूट मार, ट्रांजैक्शन, एक पार्टी के किसी लीडर ने, शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क हो या जरदारी नेटवर्क हो, जितने भी स्कैम है या जितने इनके बाबूज हैं, कभी किसी ने कहा है कि जनाब ये 7 अरब शहबाज शरीफ का ये ट्रांजैक्शन नैब दिखाता है, शहजाद अकबर नैब हम दिखाते हैं कि इतना अरब आया, इतना TT लग के उधर आ गया, कभी किसी ने ट्रांजैक्शन को रिबट नहीं किया। सियासी केस कह देते हैं। नैब ने अरबों रुपए का लूटा हुआ जो पैसा है इन लोगों से, साबिक वज़रा आज़म से, सदूर से, बड़े बड़े उहदेदारों से, ब्यूरोक्रेट से, नैब सिर्फ ये बता दे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सिर्फ ये बता दें कि 2 साल में कितने रुपए इनसे रिकवर किए गए। अरब खरब की बात नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। 2 रुपए रिकवर कर लिए, 3 रुपए, 4 रुपए, जो वापस जो इख्तिदार में आते उल्टा लगा दिया। असल जो इख्तिदार में आते ही वापस आने थे, लेकिन वो 2 साल गुजरने के बाद भी अभी तक नहीं है। अच्छा, अब जो आपने जिस तरह से एक ढांचा खींचा पूरा कि कहाँ से मामला अलीम खान साहब हुए या फिर आजम सवाती साहब हुए या फिर बाबर आवान साहब हुए, उनके ऊपर केसेस हुए या फिर इंक्वायरीज शुरू हुई, अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए। अगर हमें एक्सट्रीम में जाके सोच भी लें कि कुछ होता है, मुस्ताफ़ी होते हैं अगर उस्मान बुज़दार साहब, तो काफ लीग का ज़रा रोल मुझे बताइएगा। आपके पास बड़ी बड़ी खबरें होती हैं, क्या परवेज़ इलाही साहब, काफ लीग, वज़ीर आला के लिए कोई लॉबिंग हो रही है पंजाब में, कर रहे हैं? थोड़ा सा इसमें और एक ऐड करूं, आपने पिछले दिनों खबरें सुनी थी कि उस्मान बुज़दार साहब शायद छुट्टी पे जा रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया। उनकी एक क्वालिटी थी कि बुज़दार साहब जो है छुपे रुस्तम भी हैं और वो करप्ट नहीं है, वो बादयानत नहीं है, उनका कोई कारोबार नहीं है, और जो उनके कारोबार, जो कहानियां और जो किस्से हैं, अल अमान अल हफीज़, हमने तो कई प्रोग्राम कर दिए, बहुत लंबी कहानियाँ, लंबी दास्तानें हैं। यानी मेरा नहीं ख्याल कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ना, वो भी शायद उनके सामने वो अनाड़ी बन के बैठ गए होंगे। जिस तरीके से उनके अजीज़ो कारब ने वो हर तरीके से, या जो उनकी क्राइमस से नहीं है, जो भी है, ज़ाहिर बात है इतने तो नहीं है वो सादा कि उनको पता ही नहीं है सब कुछ का। और जिस तरह मामलात हुए, एक दफ़ा वो आसिफ बिलाल लोधी को कमिश्नर लाए, हमने प्रोग्राम किया, उस वक्त तो बाकी और मामलात हुए, उसके बाद दोबारा फिर उनको लगा दिया, वही रजीम आ गई। अभी फिर वो उस्मान मुअज़्ज़म, वो इसाले सईद और इस तरह की सारी फिर रजीम आ रही है। 2 साल में 5 कमिश्नर्स मामला ये, अब इमरान खान साहब ये कह बैठे थे कि जब तक इमरान खान साहब ने बार बार ये कहा कि जब तक मैं हूँ, जब तक हमारी हुकूमत है, उस्मान बुज़दार साहब ही CM रहेंगे। उस्मान बुज़दार साहब के बारे में जब उनको इंटरव्यू के लिए तैयार करके भेजा गया था इमरान खान साहब के पास कि आपसे ये सवाल एक्सपेक्टेड है और ये आपने जवाब देना है, तो उस्मान बुज़दार साहब ने इतने ज़बरदस्त तरीके से टेस्ट पास किया कि जो भेजने वाले थे वो भी हैरान थे कि जनाब वाकई आपने तो जनाब इमरान खान साहब के बारे में जो आपको बताया गया था और जो आपने जवाब दिया है वो तो हमें भी आपने हैरान कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कहा जनाब साईं
सही। मैं तो कुछ मेरी डिमांड नहीं है। तौसा में मेरे घर में तो बिजली भी नहीं है और मेरी सिर्फ एक ही डिमांड है। इमरान खान साहब क्या उनका पता नहीं को मांगेंगे, उनका बस मेरे इलाके में साईं अस्पताल एक दे दे, बस आखिरी ख्वाहिश है मेरी। इमरान खान साहब ने कहा इतना सादा बंदा, और इसने तो कुछ अपने लिए तो मांगे ही नहीं है। उन्होंने वीडियो जारी कर दी। उसके बाद एक और चीज़ है इमरान खान साहब के जेहन में डाल दी गई, या मुझे नहीं समझ, कि अगर उस्मान बुज़दार साहब को आपने चेंज किया ना तो बस आपकी हुकूमत गई। अब मामला मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस्मान बुज़दार साहब का नैब का जो एकदम टारजन बनना है, क्या वो चाहते हैं कि इस तरीके से वो इमरान खान साहब की बात भी रह जाए और वो एक हाई मॉरल ग्राउंड के चक्कर में वो बुज़दार साहब जो है उनको वो कहें जनाब देखें जी अब चूंकि मामला तो उस दौरान की और आ जाए। सही। क्योंकि इमरान खान साहब तो बार बार ये फिर यू टर्न उनके ऊपर आ जाएगा कि जनाब आपने तो कहा नहीं। काफ लीग की जो जहाँ तक आपने बात की, काफ लीग जो है आइडियल एक सिचुएशन है। उस्मान बुज़दार साहब के साथ काफ लीग की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वर्किंग रिलेशनशिप है। काफ लीग अलाइज है मरकज के अंदर भी, और बड़ी इंपॉर्टेंट है इमरान खान साहब की हुकूमत अगर आज खड़ी है तो अगर काफ लीग पंजाब से ही निकल जाए तो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। और हुकूमत आपको पता है अगर 8 से 13 में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तो 13 से 18 में नवाज शरीफ को मिल गई, मरकज में और सूबे में भी। सर अब उस्मान बुज़दार साहब ने 2 साल मुझे के इस अंदर सेगमेंट को क्लोज करने जो से परफॉर्म शॉर्टली किया मुझे ये है, बता दें, जी। ये नहीं रहते उस्मान बुज़दार साहब वजीर आला के मनसब पर, परवेज इलाही साहब के चांसेस हैं? देखिए वो प्राइम मिनिस्टर की चॉइस है। मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी से बंदा हो और वो बंदा हो जो यसमैन हो। ठीक है, फिर उसके बाद सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि फिर इत्तेहादियों की क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि काफ लीग की जानिब से बड़ा क्लियरली ये कह दिया गया है कि जब तो तक अपने तफजात देखे ना क्या वो किसी और के साथ कंफर्ट। बिल्कुल ठीक है, जब तक उस्मान बुज़दार साहब रहते हैं उनका साथ देंगे, अगर नहीं रहते तो फिर परवेज इलाही ही नेक्स्ट चॉइस। काफ लीग के बड़े क्लियर रिमार्क्स हैं इस मामले पर। बहुत बहुत शुक्रिया असद कहल, आप साथ मौजूद थे। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ती हूँ नाज़रीन, और जो हम बात करने जा रहे हैं उस पर बात करेंगे। कोरोना के हवाले से दुनिया भर में सूरत हाल मुख्तलिफ है, लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत डिफरेंट सूरत हाल है। क्यों, कैसे, इस पर बात करूंगी, कोरोना पर बात करूंगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान कोरोना को शिकस्त देने जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना एक्टिव केसेस सिर्फ 20,000 रह गए। आज इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान में तो 22 जुलाई से अल्हम्दुलिल्लाह कोई मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई है। शुक्र है उस मालिक का कि जिसने वतन अजीज़ पर मेहरबानी की है। कोरोना केसेस में कमी के साथ ही हुकूमत पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अब हफ्ते और इतवार को भी काम करने की इजाज़त है। तमाम रेस्टोरेंट्स की इन और आउटडोर सर्विसेज जारी रहेंगी। सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, ब्यूटी पार्लर, जिम, क्लब, पार्क्स, सयाहती मकामात ये भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। वफाकी वज़ीर असद उमर साहब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि रेस्टोरेंट्स और कैफ़े वगैरह को पीर से खोलने की इजाज़त होगी। सयाहती मकामात 8 अगस्त खोल दिए जाएंगे। सिनेमा पार्क वगैरह को भी 10 अगस्त को खोल दिया जाएगा। खेलों की सरगर्मियाँ और जब खोलने की भी इजाज़त दे दी गई है, लेकिन कबड्डी, कुश्ती, रग्बी, बॉक्सिंग वगैरह जैसे खेलों पर अभी फ़िलहाल पाबंदी होगी। मुक़द्दस हस्तियों के मज़ारात भी खोलने का ऐलान किया गया है, यानी नाज़रीन 10 अगस्त तक सब खुल जाएगा। सिवाय तालीमी इदारों और शादी हॉल्स के उनको भी 1 माह और इंतज़ार करना पड़ेगा। 7 सितंबर को थोड़ा जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद 15 सितंबर को इन्हें भी खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। हुकूमती फ़ैसलों को ताजर रहनुमा और तिब्बी माहिरीन कैसे देखते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर उमर मौजूद हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन से, और साथ साथ ताजर इत्तेहाद से मुझे जमील पराचा साहब भी ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर उमर, देख रहे हैं आप इस फैसले को, वाक़तन ये बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात है। यकीनन हम जितना शुक्र अदा करें अल्लाह का कम है। वाक़तन पाकिस्तान कोरोना को इस तरह से शिकस्त दे रहा है, दुनिया में हालात क्या हैं और हमारे पास यकसर मुख्तलिफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और उसके बाद जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे उनकी जो कुर्बानियां, उनकी मेहनत जो है वो रंग लेके आई है, और अल्लाह की मदद से कोरोना केसेस में की तादाद बहुत कम हो गई है। हॉस्पिटल एडमिशन, एडमिटेड केसेस की तादाद भी बहुत कम है, और जो फैसला भी किया गया है इसमें ये भी टाइम है क्योंकि लंबे अरसे तक हम इस तरह की अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी और अपनी
जो सोशल एक्टिविटीज हैं वो बंद नहीं रख सकते, लेकिन इसमें हमें तमाम जो SOPs हैं उसको फॉलो करना चाहिए, आवाम को फॉलो करवाना चाहिए कि कोई बंदा विदाउट फेस मास्क, सर्जिकल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल है ये हमें अप्लाई करवाना चाहिए तमाम रेस्टोरेंट्स में, तमाम जगहों पे, ताकि जो सेकंड वेव है वो इस तरीके से ना आए जैसे कि जून के शुरू में आई थी और जिससे बहुत सारी इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ और उसमें बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है वो इन्फेक्ट भी हुए और उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। उसमें हमारे बहुत से सीनियर प्रोफेसर साहबान भी हैं, यंग डॉक्टर्स खास तौर पर, हमारी नर्सिस और पैरामेडिक्स भी मौजूद हैं। मैं इन तमाम को शुभ सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके डॉक्टर उमर, पूरा पाकिस्तान सलाम पेश करता है उन तमाम डॉक्टर्स को। हुकूमत के इस फैसले को आप दुरुस्त समझते हैं जिसकी पहले डॉक्टर्स मुखालिफत करते रहे हैं? स्मार्ट लॉकडाउन खत्म करने की आप इस फैसले की हिमायत करते हैं? जी, इसमें देखें इन्होंने हमसे मुशावरत की थी, हमने इनको यही बावर कराया था कि आपने जो SOPs बनाई है उसको फॉलो करवाएं लोगों से ना, ताकि देखें रेस्टोरेंट भी हैं तो वो लोग फेस मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ऐसा ना हो कि छोटी स्पेस में ज्यादा क्राउड को जमा करें, आप खुली जगह रखें, जैसे मसाजिद में आपने इम्प्लीमेंट करवाया कि 3-4 फुट के फासले से लोग नमाजों में मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक। तो अच्छा डॉक्टर उमर, मुझे बताइएगा कि ये कोरोना में कमी हुकूमती पॉलिसीज जो रही उसका नतीजा है या कोरोना खुद इस खत्ते में कमजोर हो रहा है, जैसे कुछ डॉक्टर्स की, कुछ माहिरीन की राय है? देखें ये दोनों बातें हैं। एक तो उमर अमली जैसा कि खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट में CM साहब ने इनिशिएटली बहुत अच्छा प्रोएक्टिवली इनिशिएट लिया, फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी इसको सपोर्ट किया, बाकी सूबों ने भी इसको अपनाया। उसके साथ साथ हमारा जो खित्ता है इसमें भी कोरोना की जो इंटेंसिटी है वो वीक होती जा रही है। ईद के बाद के जो केसेस हमारे सामने आ रहे हैं वो उस इंटेंसिटी के नहीं है जो पहले केसेस रिपोर्ट हो रहे थे अप्रैल, मई और खासतौर पर जून में जो केसेस रिपोर्ट हुए, अब वो इंटेंसिटी नहीं रही है ओवरऑल। ठीक है जमील साहब, यकीनन आप लोग जो पॉलिसी, जो फैसला आया है सामने, उससे आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी बंद रहेंगी क्योंकि शादी हॉल्स वगैरह के हवाले से आप लोग काफ़ी परेशान थे, अब इन्हें खोलने की इजाज़त मिल गई है। एक खुशाइन फैसला है और मैं बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर्स को और हुकूमत को और तमाम उन इदारों को जिन्होंने इस पर बड़ी मेहनत करी है कोरोना के खात्मे के लिए और इसे शिकस्त दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है ये एक बहुत बड़ा कारनामा है और जिसके लिए मैं तमाम इदारों को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इसके लिए कोशिशें की हैं, और ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को जिन्होंने लॉकडाउन में नरमी भी की और लॉकडाउन लगाए भी और उसमें काफ़ी आसानियाँ की ताजिरों के लिए भी और आवाम के लिए भी। बहरहाल लेकिन एक बात हमें बड़ी अब तक अफसोसनाक ये है कि अब तक वफाकी हुकूमत ने या सूबाई हुकूमतों ने कोई ऐसे पैकेजेस का ऐलान नहीं किया जिससे जो लोग 4 से 5 महीने के लॉकडाउन में बिल्कुल जीरो कंडीशन पे आ गए तो वो लोग इसमें जो है ना कोई अपने पैरों पे खड़े होने की दोबारा कोशिश करते। आप ये समझें कि 40% रेंट की दुकानें जो हैं वो खाली हो रही हैं और इसमें से तकरीबन 20% से ज्यादा खाली हो चुकी हैं और 20% मजीद खाली हो रही हैं दुकानें। तो इस पे हमने बारहा हुकूमत से अपील की थी कि आप हमें आसान अकसाद पे कर्जे दे दें, आप रिलीफ पैकेज, लेकिन कोई पैकेज इस पर या इस पर सुनवाई नहीं हुई या कोई पैकेज आपको रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया। अच्छा सर, एक आप लोगों की ताजर इत्तेहाद की जानिब से एक मुहिम चल रही थी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, तो सर उसके ऊपर कोई मामला तय पा गए हैं कि इलेक्ट्रिक से शिकायत आपकी दूर हुई है या वो मुहिम आपकी अभी भी जारी है? नहीं, हमारी मुहिम जारी है। इसलिए के इलेक्ट्रिक तो बिफरा हुआ वो हाथी है जो सिर्फ रौनता हुआ लोगों को, आवाम को, ताजिरों को चला जा रहा है और इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ इस हाथी को पाला क्यों जा रहा है, क्यों दूसरी कंपनियां नहीं लाके खड़ी की जा रही इसके मद्दे मुकाबिल, ताकि ये सही हो। आप देखें बिलों का जो हाल किया हुआ इन्होंने, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे बिजली गायब रहती है और फिर आप जब आप बिजली के बिल देखें तो वो पीछे से ज्यादा नए बिल जो आते हैं बढ़कर आते हैं। और फिर पीछे एक इन्होंने खाना बना दिया जिसमें ठीक है सर,
बिल्कुल ठीक है सर, टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। मोनिस अलवी साहब में वादा करके गए थे, लेकिन अभी भी देख लीजिए लोगों के इसी तरह के शिकवे शिकायत मौजूद हैं कि इलेक्ट्रिक क्या कर रही है, अपने वादों को पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।